यूपी पीसीएस मेंस 2025 का पेपर 5 यानी कि यूपी स्पेशल का जो पेपर 5 है उसकी ये फैक्ट शीट है। यहाँ पर सिलेबस के अनुसार फैक्ट्स दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इस पीडीएफ से और इस क्लास से आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आपके एक प्रश्न पत्र में कम से कम 10 से 12 नंबर बढ़ जाएंगे अगर आप इनका अच्छी तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये शुरू करते हैं। इसमें 2017 से 25 के बीच में उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव हुए, पहले वे फैक्ट देखेंगे और फिर अन्य कुछ फैक्ट्स देखेंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मालूम है यूपी पीसीएस का जो 5 पेपर है उसमें आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है, सिक्योरिटी है, पॉलिटी है और पर्यटन है, टूरिज्म वगैरह। तो उसी से संबंधित ये फैक्ट्स है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जैसे रिपोर्ट्स है जो आप 1 से लेकर 6 के 6 पेपर में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। एसडीजी सेकेंड आरसी की रिपोर्ट वो सभी यहाँ पर सम्मिलित की गई है। तो पहले हम सोसाइटी से संबंधित देखते हैं 2017 से 25 के बीच में क्या परिवर्तन हुआ। आप इनको सीधे सीधे कोट कर सकते हैं और काफ़ी अंक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण वर्तमान में चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस सबसे हॉट टॉपिक है। हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो जीएस की किसी ना किसी पेपर में महिला से संबंधित क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे वो पेपर 1 हो, सेकंड हो, थर्ड में भी पूछ लिया जाता है और 5वें पेपर में तो आता ही आता है। तो महिला सशक्तिकरण का संबंध में सुरक्षा और स्वावलंबन देखेंगे। तो महिला की जो आर्थिक सहायता की गई सरकार के द्वारा, एक योजना थी कन्या सुमंगला योजना। इसके तहत अभी तक यानी कि 17 से लेकर 25 तक यानी कि 22 लाख जो इसमें लड़कियां हैं वो इसकी लाभार्थी रही। आपको ये डाटा पता होना चाहिए, तो ये सीधे सीधे आप कोट कर सकते हो। निराश्रित महिला पेंशन, ऐसी महिलाएं जो निराश्रित, जिनका कोई आसरा नहीं, उनकी संख्या कितनी है? 31 लाख महिलाओं को मदद दी गई। यानी कि महिलाओं से संबंधित फैक्ट अगर आप लिख सकते हैं तो कन्या सुमंगलम योजना और पेंशन योजना, महिला पेंशन। आजीविका के लिए क्या किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? 95 लाख महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है, यानी कि लगभग 1 करोड़ ही मान के चलना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़ से अधिक है, 23 करोड़ है। तो 1 करोड़ महिलाएं किससे जुड़ गई? सेल्फ हेल्प ग्रुप से। यानी कि एक बड़ी आबादी का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हुआ, उनकी आय में वृद्धि हुई है। बीसी सखी योजना, ये एक बैंक सखी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। इसके तहत अभी तक 31,626 करोड़ रुपए लेन देन किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप महिला सशक्तिकरण का कोई फैक्ट लिखे तो यहाँ पर लिख सकते हैं बैंक सखी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 31,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। सुरक्षा तंत्र, महिलाओं की सुरक्षा क्योंकि बहुत जरूरी है, कार्यस्थल पर या कहीं पर भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। तो उसके लिए क्या किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1100 पिंक शौचालय निर्माण किए गए हैं। 181 हेल्पलाइन जो है वो सुचारू है। आप इसको कोट कर सकते हैं पेपर में आंसर लिखते समय। 1 स्टॉप जो सेंटर है उसमें 2 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता दी गई। जैसे महिला कुछ पीड़ित हो जाती है घरेलू हिंसा से या किसी अपराधी के द्वारा उनको जो, तो वहाँ पर इसकी सहायता की जाती है 1 स्टॉप सेंटर से, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे महिलाओं से संबंधित, आप इसका प्रयोग करना। अब सोसाइटी के अंतर्गत बाल कल्याण और मातृ स्वास्थ्य भी आता है, यानी कि महिलाओं से संबंधित भी, बच्चों से भी। यहाँ पर क्या प्रयास किया सरकार ने? बाल सेवा योजना के तहत कोविड और सामान्य परिस्थिति में 70,000 से अधिक बच्चों को कवर किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाल स्वास्थ्य के लिए भी और मातृ स्वास्थ्य के लिए। मातृ वंदना योजना के तहत 60 लाख से अधिक माताएं इसमें लाभान्वित हुई है। कितनी? 60 लाख।
किस तरह की योजना? इसका मुख्य जो उद्देश्य है महिलाओं का संस्थागत प्रसव कराना और उसके बच्चा होने से पहले की स्थिति, बच्चा होने के बाद की स्थिति में उनको आर्थिक मदद करना। 60 लाख योजना महिला इससे लाभान्वित हुई। किस योजना से? मातृ वंदना योजना के तहत। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 1017 हो गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी कि लिंगानुपात अभी हमारे पक्ष में है। यहाँ पर संस्थागत प्रसव कितने होते हैं? 84%। यानी कि पहले जहाँ पर संस्थागत प्रसव की दर कम थी, वर्तमान में सीधे हॉस्पिटलों में ही महिलाओं के अधिकांश कितने प्रतिशत होते? 84%। 6.5% स्टार्टिंग में कमी आई है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य थे। और देखते हैं सोसाइटी के अंतर्गत ही स्वास्थ्य यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सुरक्षा। स्वास्थ्य बीमा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि औपचारिक क्षेत्र में तो स्वास्थ्य बीमे की ले ही लेते हैं, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में लोग स्वास्थ्य बीमा से संबंधित नहीं लाभ ले पाते या उससे अनभिज्ञ रहते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत ये 25 लाख नहीं 5 लाख तक का कवर किया जाता है। और इसमें अभी तक कितने लाभार्थी परिवार शामिल किए गए? 1.3 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हुए। आधारभूत जो स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या किया गया बदलाव? 17 से लेकर 25 तक 5,000 नए उप केंद्र खोले गए हैं। 22,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं पर हेल्थ ATM भी स्थापित किए गए हैं। डायग्नोस्टिक में क्या किया गया है? 72 जिलों में मुफ्त डायलिसिस किया जाता है। 70 जिलों में CT स्कैन की सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं हैं। और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है पिछले 2017 से लेके 2025 के बीच में। सोसाइटी से संबंधित और क्या प्रगति की उत्तर प्रदेश सरकार ने? ये सोसाइटी और जो सामाजिक न्याय है वो कंप्लीट टॉपिक इसी में आया है। चिकित्सा अवसंरचना और रोग नियंत्रण। रोग नियंत्रण के लिए क्या किया गया है? जापानी जो बुखार था उसमें मृत्यु दर में कितनी कमी आई है? 97 की कमी आई है। जो टीबी की बीमारी होती है, काला जार है, कुष्ठ रोग के लिए एक विशेष अभियान चला गया है जिसका क्या नाम है? निक्षय दिवस अभियान। आपातकालीन सेवाएं, उत्तर प्रदेश में 4,700 से अधिक एम्बुलेंस संचालित है वर्तमान में। प्रबंधन सुधार क्या किया गया है? यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। 51 जिलों में उपकरणों के लिए केयर मॉडल स्थापित किए गए हैं। बहुत बड़ी बात है। नवाचार क्या किए गए हैं? 3.46 करोड़ टेली कंसल्टेशन की सुविधाएं प्रदान की गई है, यानी कि दूर चिकित्सा सुविधाएं दी गई है दूरस्थ क्षेत्रों में। जैसे जो काफ़ी दूर क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से टेली चिकित्सा दी जाती है। जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये भी तो क्या है? टेली एजुकेशन है। फार्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये प्रस्तावित है। आगे देखते हैं सोसाइटी में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया। अभी तक हमने महिला, स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में देखा। अब उच्च शिक्षा जिसके अंतर्गत संस्थागत विस्तार और गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। 52 लाख कुल नामांकित छात्र हैं। 6 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। NAAC और AAA++ ये 6 प्रमुख विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग की गई है। निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? 15 जारी किए गए हैं। नवनिर्मित विश्वविद्यालय जैसे मां शाकुंभरी, सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव आदि ये स्थापित किए गए। ये सारे के सारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए गए। आधुनिक पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया गया और डिजिटल शिक्षा के बारे में क्या किया गया उसको भी देखते हैं। नया पाठ्यक्रम जिसमें पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब AI, इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स किए गए। जहाँ परंपरागत जो ITI होती थी उस या पॉलिटेक्निक्स वगैरह होती थी उनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की ट्रेड होती थी, लेकिन अब नवीन तकनीकों को वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जा रहा है, जैसे ई कंटेंट स्टूडियो की स्थापना की गई है। 43 पॉलिटेक्निक में स्मार्ट क्लासरूम है, यानी कि डिजिटल फाइनल वहाँ पर स्थापित की गई। इंक्यूबेशन, ये किसके लिए? स्टार्टअप नीति के तहत 15 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए राज्य के विभिन्न जिलों में। सांस्कृतिक शिक्षा के तहत हमने क्या किया है? 24 वर्षों बाद संस्कृत छात्रवृत्ति को दोबारा शुरू किया गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, यानी कि संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए, यानी कि संस्कृत हमारे कल्चर का हिस्सा है, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। ये हम देख चुके, लेकिन एक बार क्या है, रिवीजन के तौर पे सोसाइटी में जो अभी तक हमने पढ़ा, लिंगानुपात 1017, 84% अब संस्थागत प्रसव होते हैं, यानी कि अस्पतालों में बच्चों का जन्म होता है। 48 करोड़ वार्षिक पर्यटन आए हैं उत्तर प्रदेश में 2023 में। 25 लाख स्वास्थ्य बीमा कवर। अच्छा, ये स्वास्थ्य बीमा 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर है। 52 लाख उच्च शिक्षा में नामांकन है। 95 लाख महिलाएं किससे जुड़ गई? सेल्फ हेल्प ग्रुप से, यानी कि 1 करोड़ के लगभग ही जुड़ गई है। अब हम सोसाइटी में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा, राशन वितरण नेटवर्क, मुफ्त राशन। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 23 करोड़ के लगभग है, अधिक ही है। उसमें से 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो हम इसको नेगेटिव पॉइंट के भी रूप में दिखा सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी को हम केवल ये मुफ्त राशन दे रहे हैं, जबकि एक तरह से खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस खाद्य सुरक्षा की इस स्कीम ने कोविड के दौरान भारत की बड़ी आबादी को भोजन प्रदान किया। अंत्योदय कार्ड धारक, इसमें मासिक चीनी का वितरण किया जाता है, यानी कि राशन के दो तीन तरह के जो कार्ड होते हैं, तो जिनके पास, यानी कि जो अत्यधिक गरीब होते हैं, उनको चीनी भी वितरण की जाती है। उज्ज्वला योजना, इसके तहत 1.75 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरण किए गए और होली और दीपावली के समय 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाते हैं। ये क्यों किया गया? उज्ज्वला योजना एक तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, यानी कि स्वच्छ वातावरण के लिए, और महिलाओं को जो रोग हो जाते थे जब वे लकड़ी या जीवाश्म ईंधन को जलाती थी, तो बहुत सारे उनको टीबी की रोग, सांस की बीमारी इस तरह से हो जाते थे। पर्यावरण प्रदूषण वगैरह तो होता ही था, तो उससे संबंधित ये योजना लाई गई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड, अब राशन आप कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जैसे कोई श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है, वहाँ पर भी वो इस राशन कार्ड की योजना का लाभ ले सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रावधान किए गए थे। और देखते हैं सोसाइटी में समाज कल्याण से संबंधित और क्या क्या किए गए हैं। समाज कल्याण में पेंशन और वित्तीय सहायता दी गई, पेंशन वृद्धि की गई, वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजनों की पेंशन 1000 रुपये माह की गई है। और कितने लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए? अभी तक 97 लाख लाभार्थी इससे अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। कुष्ठ रोग पेंशन 3000 रुपये प्रति माह। सामूहिक विवाह योजना, प्रति जोड़ा 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, लेकिन बजट में अब इसकी वृद्धि की गई है। बाल सेवा योजना, जिसमें अनाथ बच्चों और किशोरों के लिए विशेष सहायता दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये कुछ हम, क्योंकि उत्तर प्रदेश का डाटा, उत्तर प्रदेश का बजट और उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, केंद्र सरकार का बजट और केंद्र सरकार की आर्थिक समीक्षा की एक अलग क्लास होगी, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये कुछ डाटा है जो प्रगति दिखाएंगे कि पहले उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा था, वर्तमान में कहाँ खड़ा है। सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण, इसमें जो स्कॉलरशिप होती है, छात्रवृत्ति, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के प्री और पोस्ट मैट्रिक स्तर पर इसका वितरण किया जा रहा है, यानी कि इसका विस्तार किया गया है। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण किया गया है, उसके लिए क्या किया गया है? 11 लाख लाभार्थी
इससे लाभान्वित हुए हैं। 12 श्रेणियों में दिव्यांगजन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए क्या किया गया है? 24,960 हज यात्रियों को सहयोग मदरसों से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। यानी कि 24 क्या 25,000 ही मान लो हज यात्रियों को सहयोग किया गया, उनकी सहायता की गई और मदरसों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली से उनको जोड़ा गया। ट्रांसजेंडर का कल्याण के लिए क्या किया गया है? बुजुर्ग ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित एक वृद्धा आश्रम की स्थापना की गई है। यानी कि जो हमारी ट्रांसजेंडर आबादी है उसको भी सामाजिक सशक्तिकरण उनका किया गया है। सोसाइटी में और क्या किया गया है? यहाँ पर जो शहरी विकास है और ग्रामीण विकास है वो 5वें और 6ठे पेपर में दोनों में क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। तो यही टॉपिक आपका 6ठे पेपर में भी है और 5वें में भी। शहरी विकास, इसके अंतर्गत आवास और स्मार्ट सिटी की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कौन सी है? शहरी 17 लाख से अधिक आवास निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 19 लाख से अधिक लोगों जो रेडी पटरी की दुकानें लगाते हैं शहरों में, उनको सहायता दी गई है। कितने लोगों को? 19 लाख से अधिक लोगों को। स्मार्ट सिटी, वर्तमान में 10 शहर का चयन किया गया है उत्तर प्रदेश में। सेफ सिटी परियोजना 18 शहरों में वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लागू है। यानी कि एक तरह से स्मार्ट सड़कें होंगी, सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे निगरानी होगी और स्मार्ट विद्युत होगी, ट्रैफिक कंट्रोल स्मार्ट होगा, पुलिस स्मार्ट होगी। इस तरह से शहरी कायाकल्प के लिए और क्या किया गया है इसको भी देखते हैं। हाँ, ये देख लिया है इसे तो हमने। हाँ, 6 शहरों में मेट्रो का संचालन किया गया है उत्तर प्रदेश के और भारत की पहली क्षेत्रीय जो रेल प्रणाली है तीव्र गति से चलने वाली, जिसको आरटीएस बोला जाता है, नमो भारत भी कहते हैं, यह दिल्ली से मेरठ के बीच में शुरू की गई है। वाराणसी में रोपवे शुरू किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि शहरी विकास में हम 6 शहरों में मेट्रो चल रही है, रोपवे वाराणसी में चल रही है और आरटीएस यानी कि नमो भारत ट्रेन कहाँ पर चल रही है? दिल्ली और मेरठ के बीच। तो अवसंरचना के अंतर्गत भी आता है और शहरी विकास के अंतर्गत भी। सोसाइटी के अंतर्गत ग्रामीण विकास में क्या किया गया है? ग्रामीण विकास में जो बुनियादी ढांचा है उसके अंतर्गत 56 लाख से अधिक ग्रामीण आवास निर्मित किए गए हैं और इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है पूरे भारत में। तो आप इसको दर्शा सकते हैं प्रगति, यानी कि जो ग्रामीण आवास के निर्माण के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है पूरे भारत में। 28,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। काफ़ी लंबा राजमार्ग तैयार किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 83,000 स्कूल और 24,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का नवीनीकरण किया गया है। यानी कि जो हमारी प्राथमिक पाठशालाएं होती है, आंगनबाड़ी केंद्र है, उन सभी का आधुनिकीकरण किया गया है, उनको आधुनिक तकनीकी से जोड़ा गया है। सोसाइटी के अंतर्गत और क्या किया गया है? स्वच्छ भारत के तहत ODF प्लस राज्यों की उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में भी है। क्या है? इज्जत घर 2.18 करोड़ शौचालय निर्माण किए गए हैं। भारत में ये सर्वाधिक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक शौचालय निर्माण, इज्जत घर जिनको बोलते हैं, निर्मित किए गए हैं और ये संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। पिछले 9 महीनों में 80,000 से अधिक गाँव को ODF प्लस का दर्जा हासिल किया गया है। तो एक तरह से स्वच्छता के मानक की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश ने काफ़ी प्रगति की है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जल के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। जल सुरक्षा के लिए हर घर जल और अटल भूजल योजना के तहत अमृत सरोवर योजना में, यानी कि हर घर जल, अटल भूजल योजना तथा अमृत सरोवर में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। स्वामित्व योजना, जिस तरह से हम शहरी क्षेत्रों में अपने घर मकान पर लोन लेने की सुविधा है, इसी तरह की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में
भी प्रदान करने के लिए उनको स्वामित्व योजना के तहत लाया गया है। यानी कि उनको उनका जो भूमि होती है, जो गांव के मकान बने होते हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है जिसके आधार पर बैंकों से लोन ले सकते हैं। तो स्वामित्व योजना के तहत 86 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी का अधिकार दिया गया है। यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स दिया गया है जिसके आधार पर बैंकों से लोन ले सकते हैं, जिस तरह से शहरों में घर पर अपने लोन लिया जाता है। रोजगार गारंटी मनरेगा के तहत, जिसका अब नाम बदल दिया गया है, 212 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जो भारत में सर्वाधिक हैं। खेल और युवा सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो खेल और युवा सशक्तिकरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि ये क्यों जरूरी है, एक तो फिटनेस के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है उसमें भारत का नाम रोशन करने के संस्थागत प्रयास क्या किए गए? मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। खेल नीति 2022 लाई गई है और राज्य में खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी नीति के तहत प्रोत्साहन, ओलंपिक पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है। राजपत्रित पदों पर उनको नौकरी दी जाती है। जमीनी स्तर पर यानी कि 82 ग्रामीण स्टेडियम स्थापित किए गए हैं। 82 स्टेडियम गांवों में स्थापित किए गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत 69 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं। यानी कि एक जिले का एक खेल, जिससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, उसी के तहत एक जिले में एक खेल के को प्रमोट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विरासत, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और डिजिटल हॉकी म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में खेल और युवा सशक्तिकरण के प्रयास थे, जिसमें काफ़ी बेहतर किया गया है। युवा सशक्तिकरण और रोजगार की दृष्टि से देखते हैं। बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। यानी कि 2016 में जहाँ पर बेरोजगारी दर 18% थी उत्तर प्रदेश में, 2025 में घटकर कितनी हो गई? 2.4। ये सीधे सीधे आप मैप बना सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन की जो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सरकारी नौकरियां, यानी कि 6.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई है इस समय, यानी कि 2017 से लेके 2025 तक कितने? 6.5 लाख नौकरियां। 1 लाख से अधिक नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। पारदर्शिता, यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है। यूपी पीएससी में OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसी लागू की गई। ये आप इथिक्स में भी कर सकते हैं, यानी कि सिविल सेवा में सुधार के लिए प्रयास। जब हम सिविल सेवा में सुधार कैसे होगा? जब हम सिविल सेवा में सुधार के लिए सही अभ्यर्थियों का चयन करेंगे और वह चयन की प्रक्रिया सही होगी तो अच्छे सिविल सेवक भी आएंगे। तो वहाँ पर भी पॉइंट दिया जा सकता है। ये अभी हम सारे के सारे पॉइंट देखे सोसाइटी की दृष्टि से, क्योंकि पेपर 5 में सोसाइटी के साथ साथ पॉलिटी, गवर्नेंस और सुरक्षा भी है, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री भी है, तथा टूरिज्म भी है। ये टॉपिक है पेपर 5 में। तो कानून व्यवस्था के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया गया है? 7 शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। यानी कि अब जो जिला अधिकारी होते थे उससे कुछ पावर ली गई है और अन्य लोगों को ट्रांसफर की गई है। तो कमिश्नरेट प्रणाली 7 शहरों में, आप ये मैप बनाकर दिखा सकते हैं। महिला सुरक्षा के लिए सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड स्थापित की गई है। 181 हेल्पलाइन है जो महिला सुरक्षा को डेडिकेटेड है। 314 महिला PRV संचालित है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 1.5 लाख भर्ती पुलिस में की गई है। बुनियादी ढांचा 126 नए थाने स्थापित किए गए हैं। 1500 से अधिक महिला पुलिस अधिकारी यानी कि SHO की नियुक्ति की गई है। शहरों में 11 लाख से अधिक CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं और मिशन शक्ति के तहत भी महिला सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये कानून व्यवस्था में के प्रयास थे उत्तर प्रदेश में। और क्या किया गया है कानून व्यवस्था से संबंधित? अपराध नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है, यानी कि अपराधियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। माफिया पर प्रहार किया गया है। क्या किया गया है? 78,000 से अधिक कार्रवाई
गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई हैं। 4000 करोड़ से अधिक अवैध संपत्ति माफियाओं की जब्त की गई है इन पिछले 2017 से लेकर 25 तक। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत निगरानी तंत्र का विस्तार किया गया है। 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए उत्तर प्रदेश में। साइबर सुरक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए? 18 साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। 171 करोड़ रुपए की राशि फ्रीज की गई जो साइबर अटैक, साइबर धोखाधड़ी से होते हैं मामले, उनके तहत। न्याय और सजा, दोष सिद्धि यानी कि 98% से अधिक दोष सिद्धि की दर है और पोक्सो मामलों के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ महिला पुलिस बटालियन की स्थापना भी की गई है और महिलाओं को और अधिक सशक्तिकरण और सहारा देने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नागरिक सुविधा, क्योंकि क्या जैसे सिटीजन चार्टर होता है उसके या आरटीआई होती है, तो ये कौन कौन सी नागरिक सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार में जारी, उसके बारे में देखते हैं। पीएम स्वनिधि के तहत 19.7 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता दी गई। ये देख लिया हमने, बाकी एक बार और देखते हैं। स्वच्छता पहल, जो सभी नगरीय निकाय ओडीएफ घोषित की गई, यानी कि जितने भी हमारे नगरीय निकाय वो सभी पूरी तरह से ओडीएफ घोषित किए गए। स्लम पुनर्वास नीति 2021 लाई गई है। 204 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और प्लास्टिक प्रतिबंधित किया गया है। ई शासन के लिए क्या पहल की गई है? ऑनलाइन सेवाएं दी गई हैं। 740 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की गई हैं। तो ये सभी पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। और पेपर 5 में क्या किया गया है शासन के स्तर पर? जन शिकायत निवारण और जवाबदेही, प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया गया है। जैसे मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन, ये प्रत्यक्ष संवाद है। किसका? सीधे मुख्यमंत्री से आम जनता का। वो अपनी समस्या से बता सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का निदान और वो उन पे हाईलाइट भी होती है। तो मुख्यमंत्री आवास पे जनता दर्शन, डिजिटल निगरानी, IRGS और PM CM हेल्पलाइन जिसका नंबर 1076 है। इसमें 5 करोड़ से अधिक मामले आए, जिस 99% का अभी तक समाधान कर दिया जा सका है। तो ये आपको कोट करना है जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे। स्थानीय समाधान, तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस और पुलिस स्टेशनों में थाना दिवस आयोजित किए जाते हैं। यानी कि एक तो जन शिकायत निवारण किया जाता है और अधिकारियों को इसके तहत जवाबदेही भी ठहराया जाता है। ये सारी चीज़ें आप इथिक्स के पेपर में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जहाँ भी कानून व्यवस्था की बात आती है। और क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा 2500 राशन दुकानों का प्रबंधन किया जा रहा है। यानी कि महिलाओं के जो समूह होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके द्वारा जो कोटे की दुकान होती है, राशन की दुकानें, ऐसी कितनी दुकानें? 2500 से अधिक दुकानों का प्रबंधन किया जा रहा है। बैंक सखी, 30,000 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन किया गया है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन लाने के लिए विद्युत सखी के माध्यम, यानी कि जिस तरह से बैंक सखी है उसी तरह से विद्युत सखी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत से संबंधित समस्याओं को जानती है और उनके निवारण का प्रयास करती है। यानी कि एक तरह से महिलाओं का डिजिटल समावेशन किया जाए है। स्मार्ट गवर्नेंस, 100 आकांक्षी ब्लॉक की निगरानी फेलो द्वारा की गई है। यानी कि जो आकांक्षी ब्लॉक हैं उनकी संख्या कितनी है? 100। स्मार्ट उनका गवर्नेंस किया जा रहा है। सामुदायिक विकास, मातृभूमि योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एंटी माफिया कार्रवाई, 66,000 से 66,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि माफियों से मुक्त कराई गई है। आपने देखा होगा कई बार भूमि माफिया ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, तो वो भूमि छुड़वाई गई है उन लोगों से। क्योंकि पेपर 5 में पर्यटन एक टॉपिक है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? धार्मिक पर्यटन और तीर्थ विकास के लिए क्या कर रही है? जैसे तीर्थ विकास परिषद
कहाँ कहाँ के लिए है? ये मथुरा में है, अयोध्या, ब्रज, विंध्य, चित्रकूट और नैमिषारण्य औद्योगिक पाटन के लिए तीर्थ विकास परिषद की व्यवस्था है। वैश्विक पहचान के लिए अयोध्या में जो दीपोत्सव होता है, क्योंकि वह विश्व गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आ चुका है, तो वैश्विक पहचान मिली किसको? अयोध्या को। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं? जैसे राम जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति पुनर्स्थापित की जा रही है। कहाँ पर? चित्रकूट क्षेत्र में। तो ये पर्यटन के क्षेत्र में कुछ पहल की गई है पिछले कुछ वर्षों में। आगे देखते हैं टूरिज्म में और क्या किया गया है। पर्यटन अवसंरचना और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, ये कीवर्ड्स आपको यूज करने। 48 करोड़ प्लस पर्यटक 2023 में उत्तर प्रदेश में आए। कनेक्टिविटी, चित्रकूट बनारस में रोपवे शुरू की गई, जिस तरह से वाराणसी में रोपवे, और वाराणसी में सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे को अपनाने वाला भारत का पहला जिला है। चित्रकूट में भी और बरसाना में भी रोपवे की बात की गई है। आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपोर्ट्स, दुधवा हेलीकॉप्टर सेवा ये शुरू की गई है, ताकि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक विदेशी और घरेलू पर्यटक आ सकें। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक विरासत पर्यटन स्थल का विकास किया जा रहा है। हेरिटेज संरक्षण के लिए पीपी मॉडल को अपनाया जा रहा है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अपनाया जा रहा है। संग्रहालय, अयोध्या, बलरामपुर, गोरखपुर में नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो ये कुछ पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हाल ही के वर्षों में प्रयास किए जा रहे हैं। आपको इन सभी को लिखना है। जैसे हमारे सर्किट है ना, जैसे रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, इस तरह से, तो उनका भी उल्लेख कर सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अभी हमने टॉपिक पढ़े, वो तो 2017 से लेकर 25 तक के बारे की जो विकास यात्रा थी वो थी। आपको ये बताना है, कुछ विविध टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं जो महत्वपूर्ण है, और उनके आंकड़े भी यहाँ पर जो भी इसमें आंकड़े हैं वे सारे ऑथेंटिक है, आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कृषि और एमएसएमई क्षेत्र, अर्थव्यवस्था की दोहरीधार, ये पेपर 5 में भी पूछ सकता है। वैसे तो एग्रीकल्चर 6 में है और एमएसएमई भी 6 में है। कृषि उत्पादन में राष्ट्रीय नेतृत्व, उत्तर प्रदेश यानी कि प्रथम स्थान पर है। गेहूं भारत के कुल उत्पादन का 35% से अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है। गन्ना भारत का 46% गन्ना उत्पादन करता है। दूध भारत का 17% दूध उत्पादन करता है। यानी कि गेहूं, गन्ना और दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर। एमएसएमई का केंद्र है। यहाँ पर 90 लाख से अधिक एमएसएमई की इकाई हैं, यानी कि जो भारत में सर्वाधिक हैं। कृषि, लेकिन ये तो हमारी कुछ स्ट्रेंथ और उपलब्धि है, कुछ चुनौती है, और चुनौतियों का ही समाधान या सुधार किया जाता है। कृषि संकट, 86% कैसे छोटे और सीमांत किसान है उत्तर प्रदेश में। कम उत्पादकता और उच्च लागत की समस्या, यानी कि ठीक है, गेहूं, गन्ना, दूध में हम उत्तर भारत में सबसे अधिक है उत्पादकता, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर औसत उपज यानी कि उत्पादकता कम है और लागत अधिक है। युवा कौशल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.26 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन रोजगार, इनको हमने प्रशिक्षण तो दे दिया, अभी तक ये रोजगार में पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए, तो ये भी एक समस्या है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। कृषि और एमएसएमई ये हम देख ही चुके हैं पहले ही। उद्योग, ये जो स्लाइड है ये 6ठे पेपर के लिए है, लेकिन इसका आप रेफरेंस कहीं कहीं पर 5वें पेपर में भी दे सकते हैं। जब आप सुधार की बात कहेंगे, समाधान की बात कहेंगे, या कोई एग्जाम्पल देंगे, तो वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अगर हम सुशासन की बात करें, तो सुशासन बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं दिया जा सकता। अगर अच्छी सड़कें नहीं होंगी तो सुशासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचा भविष्य की नींव रखता है, यानी कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी और अवसंरचना भी। तो कुछ महत्वाकांक्षी जो परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में,
1225 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो भारत में सर्वाधिक है। रक्षा गलियारा है। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 6700 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हो चुका है। नवीनीकरण ऊर्जा के में क्या है, 3.9 गीगावाट स्थापित की जा चुकी है सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2023 तक। आप इसका जिक्र कर सकते हैं, अगर आपको 25 का आंकड़ा नहीं तो 23 का आंकड़ा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक होना चाहिए। कार्यान्वयन में क्या चुनौती आ रही है? निवेश को धरातल पर उतारना ये एक समस्या है। घोषित निवेश को वास्तविक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, यानी कि जितने हमने निवेश की उम्मीद की थी उसको वास्तविक धरातल पर भी लाना चाहिए। संतुलित विकास, ऐसा नहीं कि ज़्यादा औद्योगिक विकास पश्चिमी क्षेत्र में ही हो, बुंदेलखंड और पूर्वांचल इससे क्या हो जाए, अछूता रह जाए, तो वहाँ पर भी विकास होना चाहिए, समावेशी विकास होना है। भूमि अधिग्रहण, जो भूमि अधिग्रहण की चुनौती है उसको कई बार हम निवेश तो ले आते हैं, मंजूरी भी दे देते हैं सब, लेकिन भूमि अधिग्रहण की वजह से वो सारी चीज़ें योजनाएं अपना कारगर रूप में नहीं आ पाती। पर्यटन हमने देख लिया, एक बार और देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पर्यटन के और अच्छे आंकड़े दिए गए हैं। आर्थिक विकास का एक उभरता हुआ स्तंभ आप देखते हैं, जैसे दुबई है, हांगकांग है, थाईलैंड है, फुकेट है ना, इनकी जो व्यवस्था है, इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, या सिंगापुर है, वो पर्यटन बेस है कंप्लीट रूप से। तो हम भी पर्यटन को बढ़ावा दे रहे। उत्तर प्रदेश इस मामले में पूरे भारत में धनी है। यहाँ पर ऐतिहासिक से लेकर भौगोलिक, सांस्कृतिक हर तरह के पर्यटन क्षेत्र हैं। ग्रामीण पर्यटन अपने आप में एक उभरता टूरिज्म है। साहसी पर्यटन, एडवेंचर्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। 34 करोड़ घरेलू पर्यटक आए 2023 में उत्तर प्रदेश में, जो प्रथम स्थान पर है घरेलू पर्यटकों के मामले में। राज्य की जीडीपी में 7% का योगदान देता है पर्यटन। पर्यटन के मामले में इंडिया टुडे के अनुसार दूसरा ये राज्य था। इंडिया टुडे ने जो सर्वे किया था, तो पर्यटन में दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश को। कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो 9,900 करोड़ रुपए की है, अयोध्या इंफ्रा, जेवर हवाई अड्डा, ये सारी परियोजनाएं चल रही हैं। तुलनात्मक विश्लेषण, विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र में, और तीसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का। औसत प्रवास कितने दिन करते हैं? जिसे उत्तर प्रदेश में अगर कोई पर्यटक आता है तो केवल कम दिन प्रवास करता है, 1.9 दिन, जबकि गोवा में 4 दिन रुकता है। तो ये भी इसको बढ़ाना चाहिए, यानी कि हमें पर्यटन की जो सेवा है उनको बढ़ाना चाहिए। कुछ और विविध शिक्षा, विशाल छात्र आधार है। 4.8 करोड़ छात्र 2023 में है। 7.8 लाख सरकारी शिक्षक है उत्तर प्रदेश में। बजट शिक्षा के लिए 97,000 करोड़ रुपए का बजट था 2023 के अनुसार। प्रमुख पहले क्या है? डिजिटल लर्निंग, यानी कि 2 लाख टैबलेट दिए गए हैं। स्कूल चलो अभियान, जिसके तहत 1.9 लाख ड्रॉप आउट छात्रों को पुनः नामांकन किया गया है स्कूलों में। गुणवत्ता परिणाम, उच्च ड्रॉप आउट दर, यानी कि माध्यमिक स्तर पर ये जो दर कितनी है 26%, जो चिंताजनक है। सीखने के खराब परिणाम, असल रिपोर्ट 2024 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से कम है सीखने की दर। साक्षरता दर में अंतर है, जैसे पुरुष साक्षरता दर 82 है, महिला साक्षरता दर 63 है, जो कुल साक्षरता दर कितनी है 73 है। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित। स्वास्थ्य से संबंधित और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देख लेते हैं। बुनियादी ढांचे का विस्तार, जैसे स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत के तहत 4.3 करोड़ लाभार्थी इसका लाभ ले रहे हैं, यानी कि आयुष्मान योजना का, जिसमें एक परिवार के 5 लाख तक का एक साल में वो होता है स्वास्थ्य सेवाएं। पहुंच और संस्थान, रायबरेली और गोरखपुर में नए एम्स बनाए जा रहे हैं। 75 जिलों में मोबाइल मेडिकल इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। 4300 से अधिक PHSC
800 से अधिक CHSC और 2600 से अधिक उपकेंद्रों की स्थापना की गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे डॉक्टर रोगी अनुपात यहाँ पर कितना है, भारत में 1500 पर 1 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने पर है, 3000 पर 1 है, जबकि WHO का मानक है 1000 जनसंख्या पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। और भारत में 1500 पर 1 है, उत्तर प्रदेश में 3000 जनसंख्या पर 1 डॉक्टर। ये आपको पॉइंट लिखना है। शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR, इसमें यूपी का 38 है, जबकि भारत 28 पर है और केरल 6 पर है। तो ये आपको तुलना दिखा सकते हैं। कुपोषण कैसे दिखा सकते हैं, जैसे ये एक हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर IMR लिख देंगे, ये यूपी, ये केरला, तो यहाँ पर केरला का मान लिया 6 है और यूपी का जो ज़्यादा है वो यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं। कुपोषण 39.7 बच्चे का विकास अवरुद्ध हुआ है, यानी कि जो NFHS की 5 की रिपोर्ट है उसके अनुसार 40% बच्चे कुपोषित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में PSC CSC की में 35% पद क्या है, रिक्त है, यानी कि अभी भी हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है, इंफ्रा वो शहरी केंद्रित है, ग्रामीण में उसकी बहुत कमी है। और क्या ग्रामीण और शहरी के और क्या मुद्दे हैं, ग्रामीण भारत की चुनौतियां क्या हैं, जैसे गरीबी, 30% ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। बुनियादी ढांचा, 65% ग्रामीण सड़कों का उन्नयन की आवश्यकता है, यानी कि 65% सड़कें अभी भी खराब हालत में। स्वास्थ्य, 35% PHC डॉक्टर की कमी है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उसमें 35% डॉक्टर की कमी है, यानी कि 35% पद खाली है। रोजगार, 1 करोड़ ग्रामीण श्रमिक प्रचंड बेरोजगारी से ग्रस्त है, यानी कि आप जानते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य आय का साधन क्या है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर मौसमी होती है और उसमें आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, तो 1 करोड़ से अधिक लोग प्रचंड बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों की क्या समस्या है, शहरी क्षेत्रों पर जो दबाव है, आवास, 1.2 करोड़ शहरी आवासों की कमी है, 16% शहरी आबादी अभी भी झुग्गी में रहती है। प्रदूषण, यूपी के शहर, भारत के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 10 यूपी के हैं। बेरोजगारी दर, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.8% है। अपशिष्ट प्रबंधन, केवल 80% ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से शहरी क्षेत्रों में निपटान होता है। आप ये एक एक लाइन के ना आपको एक एक नंबर मिल सकता है यदि आप ये सारे बिंदु अपने आंसर में लिखें। जैसे अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब आबादी अधिक है, तो यहाँ पर ये आंकड़ा दे सकते हैं 30%। तो आगे देखते हैं कानून व्यवस्था, जबकि हमने देख लिया है बाकी और देख लेंगे। पहले वाली जो 2017 से 25 तक की स्लाइड थी उसमें आंकड़े काफ़ी अपडेटेड थे, इसमें थोड़े से कुछ पुराने हैं क्योंकि ये 2023 पर निर्भर है। पुलिस आधुनिकरण के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये CCTV निगरानी अब कितनी है, 2.5 लाख से बढ़कर 11 लाख। 21 जिलों में साइबर अपराध कार्यालय खोले गए हैं। सांप्रदायिक घटना जहां 2017 में 41 थी वहीं 2022 में घटकर कितनी हो गई, 17। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे एक मैप बनाएंगे 2017 और 2021, यहाँ पर ये और यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर वो संख्या लिख देंगे। गंभीर चुनौतियाँ क्या हैं, पंजीकृत अपराध में 6.8 अपराध के मामले भारत में सर्वाधिक है, यानी कि भारत में जो NCRB का डाटा है 2023 का 7 लाख मामले दर्ज किए गए, जो सबसे अधिक आपराधिक मामले हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध कितने हैं, 66,000, जो भारत में सर्वाधिक, ये भी एक निगेटिव पॉइंट में लिख सकते हैं। पुलिस जनसंख्या अनुपात कितना है, 162 प्रति लाख जनसंख्या पर, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है, 196, तो अभी भी कम है। यानी कि जहाँ
1 लाख जनसंख्या पे 196 पुलिस वाले होने चाहिए। वहीं भारत में कितने, उत्तर प्रदेश में कितने, 162, कम है। जेलों में भीड़ 181% अधिभार है, यानी कि जेलों में आवश्यकता से अधिक कैदी हैं, जो एक समस्या है। फिर देखते हैं सुरक्षा से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं। माफिया संगठित अपराध, 68 माफिया की पहचान की गई। 2017 से लेकर अब तक 18,050 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। आतंकवादी खतरे, एटीएस द्वारा 2017 से 2024 के बीच 70 से अधिक आतंकवादियों को, जो आतंकवादी मॉड्यूल है, उनका भंडाफोड़ किया गया। और भारत नेपाल की सीमा आतंकवाद के लिए क्या है, एक चुनौती बनी हुई है। वहाँ पर आसानी से भारत में एंटर किए जाते हैं, जैसे हाल ही में लाल किला ब्लास्ट जो हुआ। और सीमा सुरक्षा, 599 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल की सीमा पर कमजोर निगरानी एक मुख्य समस्या है, क्योंकि अधिकांश सीमा कैसी खुली है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 3 जिले सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर, ये लेफ्ट यानी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से ग्रसित हैं। हिरासत में मौतें, ये एक चिंताजनक कारण है। 501 मौतें 2023 में उत्तर प्रदेश में जो कैदी हिरासत में उनकी मौत हो गई थी, जो भारत में सर्वाधिक है। ये एक चिंता का कारण है। फिर ई गवर्नेंस की क्या क्या पहल की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये भी देखते हैं। डिजिटल शासन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रैंकिंग, डिजिटल इंडिया में तीसरा स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का 2023 में दूसरा स्थान है। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत 300 से अधिक नागरिक सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। जन सुनवाई पोर्टल 2017 से 1.2 करोड़ शिकायतें हल कर चुका है। प्रणालीगत मुद्दे क्या है, लंबित मामले और सजा के मामले काफी लंबित हैं, जैसे 1.2 लाख भ्रष्टाचार से संबंधित मामले लंबित है अदालतों में। भ्रष्टाचारों के मामले में 28% की कम सजा दर है, यानी कि जितने मामले भ्रष्टाचार से संबंधित है उनमें सजा की दर कम है। लोकायुक्त, 1500 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई 2017 से लेकर 23 तक। पुलिस कदाचार, 160 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए, जो लापरवाही करते हैं पुलिस वाले, उन पर भी एक्शन होता है। स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायत और ये हमारी जो शहरी स्थानीय निकाय, उनके बारे में क्या बात है। विशाल नेटवर्क, 75 जिला पंचायतें, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें। उपलब्धियां क्या है इनकी, जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। 12 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया 2023 में उत्तर प्रदेश की। 12 जो शहर हैं हमारे, वो स्मार्ट सिटी से जुड़ गए हैं और अब उनकी संख्या बढ़ के 17 हो गई है। क्या चुनौती है, वित्तीय बाधाएं, 15% ग्राम पंचायतें अपने राजस्व को पूरा कर पाते, यानी कि जो पंचायतें हैं या स्थानीय शासन है, उनके पास अपने वित्तीय के स्रोत कम है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निर्भर है। स्वीकृत धन का केवल 25% ही ये उपयोग कर पाते हैं, कैग ने बताया 2022 में। क्षमता और पहुंच, पंचायत सचिव के 40 पद, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव एक पद होता है, 40% पद भी क्या है, रिक्त पड़े हैं। 40% ग्रामीण पंचायतों में नियमित इंटरनेट की समस्या है और बिजली की भी समस्या है, तो ये आप पॉइंट अपने यूज कर सकते हो। भूमि सुधार से क्या समस्याएं हैं, चकबंदी, 61 जिलों में चकबंदी के तहत अभी तक कवर किए जा चुके हैं। स्वामित्व योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक गांव की संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं 2023 के आंकड़े के अनुसार। भूमि पुलिंग, एक्सप्रेस वे और औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि पुलिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन चुनौती क्या है, भूमि रिकॉर्ड केवल 68% रिकॉर्डों का ही, जो भूमि से संबंधित रिकॉर्ड होते हैं, 68% रिकॉर्ड अभी क्या है, डिजिटल फॉर्म में है, इसलिए उनकी विश्वसनीयता और मुकदमेबाजी बढ़ जाती है। कुल दीवानी मामले में 65% मामले किससे, भूमि विवादों के, क्योंकि एक तो इनका डिजिटलीकरण कम हुआ है। 86% किसान अभी भी छोटे और सीमांत हैं। बेनामी जोत एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो ये हमारे भूमि सुधार से संबंधित मुद्दे थे। सामाजिक तानाबाना क्या है, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भाषाएं, हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश की पहली भाषा है और उर्दू दूसरी आधिकारिक भाषा है। यहाँ पर अवधि
3.8 करोड़ लोग बोलते हैं, भोजपुरी 2.5 करोड़ लोग बोलते हैं और ब्रजभाषा 1.6 करोड़ लोग बोलते हैं। 94% आबादी हिंदी और उनकी बोलियां बोलती हैं। गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ का योगदान क्या है? 3.7 लाख पंजीकृत एनजीओ उत्तर प्रदेश में, और ये स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। पर्यावरण सुरक्षा में, आपदा प्रबंधन में, सामाजिक सशक्तिकरण में, जागरूकता फैलाने में इन एनजीओ का महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी भूमिका कोविड के दौरान और उभर कर आती है। आपदा के समय प्रमुख उदाहरण जैसे एनजीओ कौन सा है? प्रथम जो शिक्षा से संबंधित है, गूंज एनजीओ आपदा राहत का कार्य करता है, सेवा जो एनजीओ है वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। तो ये आप उदाहरण लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का संतुलित स्कोर कार्ड, अवसर और चिंताएं क्या है इसको देखते हैं। आर्थिक शक्ति 23 लाख करोड़ रुपए जीएसडी में सर्वाधिक, यानी कि जो राज्य की जो इकोनॉमी है 23 लाख करोड़ रुपए की है। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में, घरेलू पर्यटन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, ये इसकी आर्थिक शक्ति है। मानव क्षमता क्या है? 24 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 24 करोड़ जनसंख्या है, 4.8 करोड़ छात्र है, यानी कि 5 करोड़ छात्र है हमारे विद्यार्थी, यानी कि युवा आबादी है। अगर हम इस युवा आबादी को कौशल दें तो ये मानव संसाधन बन सकते हैं। 1.26 करोड़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। यही आबादी हमारी जब विदेशों में जाती है तो वहाँ से हमें रेमिटेंस प्राप्त होता है, जिससे देश का और उस घर का भी और उस राज्य का भी सशक्तिकरण होता है। शासन सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। डिजिटल इंडिया में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। मानव विकास, जो शिशु मृत्यु दर है 38 है, कुपोषण 39% है, महिला साक्षरता 63% है, उच्चतम अपराध दर है, भ्रष्टाचार में कम सजा दर है और जेलों में भीड़ अधिक है। ये यानी कि चुनौतियां उत्तर प्रदेश की। समान विकास, ग्रामीण और शहरी विभाजन को पाटना और कृषि संकट को दूर करना, इससे ही हमारा समावेशी विकास होगा। ये आप निष्कर्ष के रूप में भी दे सकते हैं। अब हम कुछ और देखते हैं, जो ये आप सूचकांक है 2025 के, आप इनको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। 5वें पेपर में 1 से लेकर 6 पेपर में भी। जैसे हाँ, शक्ति क्या है और विकास क्या है? स्टार्टअप ये हमारी एक शक्ति है, सैन्य शक्ति भी हमारी एक शक्ति है, आर्थिक प्रभाव भी हमारी शक्ति है, क्योंकि इनके मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष देशों में, जैसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, सैन्य पावर में भी बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन चुनौती क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, पर्यावरण, खुशी सूचकांक, इनमें सुधार की आवश्यकता है। तो अब कुछ प्रमुख सूचकांक देखते हैं जो 2025 के हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में थर्ड स्थान है भारत का। उत्तर प्रदेश का नहीं बात कर रहे हम, भारत की। आप इसको उत्तर प्रदेश में यूज कर सकते हैं। इसको जारी करने वाली संस्था प्रथम ही, हम केवल उत्तर भारत का स्थान देखेंगे। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान चौथा है। तो ये आप जो वेल्थ रिपोर्ट में चौथा है, तो आप दर्शा सकते हैं कि भारत में गरीबी इतनी है, तो ये विरोधाभास है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में 41वां स्थान है, जो हमारी क्या दिखाता है? काफ़ी पीछे हैं। सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2025 में 23वां स्थान है, तो ये भी एक तरह से चुनौती के रूप में दिखा सकते हैं। व्यापार, पर्यटन और स्वतंत्रता से संबंधित जो सूचकांक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 39वां स्थान है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में 128वां स्थान है, जो काफ़ी खराब स्थिति में। नवाचार, प्रौद्योगिकी और शहरी क्षेत्र में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वां स्थान है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलोर का 26वां स्थान है, जबकि विश्व में एआई की इस समय क्रांति है और हमारे बेंगलोर सिटी को टॉप 10 में होना चाहिए था। टोम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 में बेंगलोर का 6वां स्थान है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में दिल्ली का स्थान 104वां है, यानी कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। स्मार्ट सिटी में भी हम दिल्ली जैसे शहर वैश्विक स्तर पर पिछड़ गए हैं, जबकि फर्स्ट स्थान किसका है? ज्यूरिख का।
भू राजनीति और सैन्य शक्ति के मामले में जो प्रमुख इंडेक्स हैं उनके बारे में देखते हैं। सैन्य शक्ति यानी कि हार्ड पावर में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है। इस पावर से हम तुलना कर सकते हैं किसकी, कि हमारे यहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, और फिर हम कह सकते हैं नहीं, वर्तमान संकट में हमें इन चुनौती को तो हम पार पा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सीमा और देश की सुरक्षा भी प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि भू राजनीति बदल रही है। एशिया पावर इंडेक्स में वो भारत का स्थान तीसरा है। सॉफ्ट पावर इंडेक्स में स्थान, यानी कि सॉफ्ट पावर का मतलब है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 85वां स्थान है, काफ़ी पीछे हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115 स्थान है, काफ़ी पीछे। ये है हार्ड पावर यानी कि सैन्य पावर। ये सॉफ्ट पावर यानी कि अगर हमारा कुछ जैसे जापान में इंडेक्स, हाँ जापान, इसका मतलब ये है कि आप बिना पासपोर्ट के भी वहाँ से जा सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता है। डिजिटल तैयारी और बौद्धिक संपदा की स्थिति देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में 42वीं रैंक है भारत की। एआई रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 72 रैंक है, जो काफ़ी पीछे है। ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में 36 रैंक है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 39वीं रैंक है। ये सारे सूचकांक आप चुनौती के रूप में दिखा सकते हैं कि भारत की ये चुनौती, जो भारत की चुनौती है तो उत्तर प्रदेश की भी चुनौती है। शासन, कानून और मीडिया करप्शन इंडेक्स में 76वां स्थान है, 96वां स्थान है भारत का, जो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 151वीं स्थिति है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79 है, जो खराब स्थिति है। साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां स्थान है। तो ये आप दिखा सकते हैं कि भारत की क्या है, ये सारी चुनौतियाँ हैं। इसको आप चुनौती के रूप में भी दिखा सकते हैं, जहाँ पर अगर सही है भारत की स्थिति तो आप उसको लाभ के रूप में भी दिखा सकते हैं। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन में क्या प्रयास किए? क्लाइमेट चेंज परफॉर्म इंडेक्स में भारत की रैंक 10वीं है, जो संतोषजनक कही जा सकती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में 99वां स्थान है, जो काफ़ी चिंताजनक है, यानी कि ये बहुत ही चिंताजनक है। चला सही है। ग्लोबल नेचुरल, ये दो ही इंडेक्स हमारे ठीक है, क्योंकि नीचे भाषा इसकी गलत दी गई है। तो आगे देखते हैं। ऊर्जा संक्रमण एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में 71वां स्थान है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में 63वां स्थान है। तो आगे देखते हैं। मानव विकास और स्वास्थ्य में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वां स्थान है। ये काफ़ी खराब स्थिति है, जबकि आइसलैंड की प्रथम स्थान पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में 134वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में 102वां स्थान है, यानी कि ये हमारी खराब स्थिति दिखाता है। आप वहीं पर आप दिखा सकते हैं कि हम फायर पावर में तीसरे चौथे स्थान पर, लेकिन हंगर के मामले में हम 102 पे। फिर इस आंकड़े को आपको संतुष्ट भी करना है। समाज, लैंगिक और समानता प्रतिभा के बारे में देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129वां स्थान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 118 स्थान, काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में 108वां स्थान। जब भी आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो इन दोनों इंडेक्स का जिक्र करेंगे। वर्ल्ड टैलेंट रैंक में 63वां स्थान, जो काफ़ी पीछे है। अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है तो हमें इन पे काम करना होगा, तभी जाके हम काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। ये कुछ रैंकिंग है जिनमें भारत की स्थिति सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन या संतोषजनक कही जा सकती है, या बेहतर कही जा सकती है। कौन कौन से? जैसे ग्लोबल यूनिकॉर्न में 3rd स्थान, एशिया पावर इंडेक्स में 3rd स्थान, ग्लोबल फायर पावर में 4था स्थान, 19वीं वेल्थ रिपोर्ट में 4था स्थान, टोंग ट्रैफिक में 6ठा स्थान, साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां स्थान, क्लाइमेट चेंज में 10वां स्थान। ये भारत की काफ़ी बेहतर स्थिति है, लेकिन ये भारत की स्थिति खराब को दिखाता है, चिंताजनक है। कौन कौन सी रिपोर्ट में? जैसे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में 176, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन में 176, वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम रिपोर्ट में 151, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130, ग्लोबल जेंडर गैप में 129, इकोनॉमिक फ्रीडम में 128, वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102। इसमें भारत की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। नेगेटिव क्षेत्र अगर आपको दिखाना है तो यहाँ से दिखा सकते हैं। आगे अब कुछ हम ये हमारे सेकंड ARC की रिपोर्ट है और SDG गोल है, उनके बारे में देखते हैं। क्योंकि अगर आपने इनका केवल उल्लेख भी कर दिया, जैसे नैतिकता संबंधित रिपोर्ट, इथिक्स की जो रिपोर्ट है सेकंड ARC की, वो 4th रिपोर्ट है, उसका उल्लेख करने से आपको 1 या आधा नंबर 1 पॉइंट पे मिल जाएगा। तो ये देखते हैं क्या क्या। पहले हम देखते हैं SDG। आपको पता है SDG से पहले मिलेनियम गोल डेवलपमेंट थे जो 2015 तक थे। 15 के बाद 2030 तक के लिए SDG आए जो उससे काफ़ी अधिक व्यापक है। तो यहाँ पर हम SDG और सेकंड ARC की रिपोर्ट का केवल जिक्र करेंगे, उनके अंदर की जो थीम थी उसका जिक्र करेंगे। आपको भी प्रश्न में ऐसे ही बताना है। जैसे मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं क्या है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर 3-4 तरह का होता है। जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छता, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सड़क है, ऊर्जा है, बंदरगाह है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इंटरनेट है, मोबाइल है, ये। और एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वित्तीय। तो हम जो बात करें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जिसके अंतर्गत मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं क्या है उनके बारे में। जैसे SDG प्रथम में निर्धनता उन्मूलन की बात की गई, SDG सेकंड में भुखमरी को समाप्त करने की बात कही गई, SDG 3 में अच्छे स्वास्थ्य की बात की गई, SDG 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई, SDG 5 में लैंगिक समानता की बात कही गई, SDG 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात कही गई है। आर्थिक विकास और अवसंरचना, ये हमारे SDG कौन से हैं? 7 से लेके 8 12 तक। अगर आप कोई भी प्रश्न लिखते हैं आर्थिक विकास और अवसंरचना के बारे में, तो अगर आपको ये हेडिंग याद है ना, आप इनका हेडिंग भी बना सकते हैं। जैसे वहनीय स्वच्छ ऊर्जा, वहाँ पर आप ब्रैकेट में SDG 7 भी लिख सकते हैं और उसके आगे आप अपना पॉइंट दे सकते हैं, उसको विस्तार कर सकते हैं। SDG 7 में वहनीय स्वच्छ ऊर्जा है, SDG 8 में सम्मानित कार्य आर्थिक वृद्धि है, SDG 9 में उद्योग नवाचार और संरचना है, SDG 10 में असमानताओं में कमी लाना है, SDG 11 में स्मार्ट सिटी यानी कि संधारणीय शहर है, समुदाय है, समुदाय का मतलब उसमें निवास करने वाली जनसंख्या। SDG 12 में संधारणीय उपभोग उत्पादन, यानी कि हमें उपभोग भी इस तरह करना, उत्पादन भी इस तरह करना कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी हो सके। फिर SDG पर्यावरण, शांति और भागीदारी से संबंधित कौन कौन से SDG हैं? जैसे 13 SDG 13 में जलीय कार्यवाही है, जलवायु कार्यवाही है, यानी कि जो हमारी क्लाइमेट है। SDG 14 में जलीय जीव के बारे में, यानी कि जो हमारे समुद्री खाद्य सुरक्षा है, जिसमें मछली है, झींगे वगैरह है ना, स्थलीय जीव, वनस्पति वगैरह SDG 15 में आते हैं। शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं कौन सी? जैसे UN वगैरह 16 में है। और SDG 17 में भागीदारी है, यानी कि जो ये लक्ष्य हैं इनको प्राप्त करने में वैश्विक भागीदारी। तो ये आप जब जन भागीदारी की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर SDG 17 लिखे सीधे, तो आपका क्वेश्चन की बढ़ जाएगा। जैसे अभी क्या है, UN की जो प्रासंगिकता इस समय घट रही है, यानी कि बहुत खराब स्थिति में UN की प्रासंगिकता है, क्योंकि ट्रंप सरकार को के दमन को रोक नहीं पा रही है। अब हम अभी तक ये SDG देखे, अब हम देखते हैं सेकंड ARC की रिपोर्ट। आप इन रिपोर्टों का प्रयोग चाहे वो सूचकांक हो, SDG हो या सेकंड ARC की रिपोर्ट, इनका 1 से लेकर 6 तक के सभी पेपरों में यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें कुल 14-15 रिपोर्ट आई थी। और जैसे पहली जो रिपोर्ट है नैतिकता और पारदर्शिता पर है, 1 से लेकर 4 तक की रिपोर्ट नैतिकता की बात करती है, पारदर्शिता की। और इनका प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं? वैसे तो सभी पेपरों में कर सकते हैं, लेकिन इथिक्स में और सेकंड पेपर में बहुत कर सकते हैं। जैसे पहली रिपोर्ट थी RTI सुशासन की कुंजी, यानी कि RTI के बारे में बात करी थी।
सेकंड आरसी ने, और उनकी पहली रिपोर्ट का नाम ही क्या था, आरटीआई जो है वह सुशासन की कुंजी है। दूसरी रिपोर्ट थी मानव पूंजी पर, यानी कि हम जो हमारा कार्यबल है, जब हम उसको अच्छी शिक्षा और अच्छा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य दे देंगे तो वो मानव पूंजी में बदल जाएगा, तभी तो देश में रेमिटेंस विदेशों से बाहर ज़्यादा आएगा और भारत की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तीसरी जो रिपोर्ट है संकट प्रबंधन की है। चौथी जो रिपोर्ट है शासन में नैतिकता की, यही है वो इथिक्स पेपर, फोर्थ रिपोर्ट इथिक्स। व्यवस्था और स्थानीय शासन से संबंधित जो रिपोर्ट है उनकी संख्या 5 से लेकर 9 तक है। जैसे पांचवी रिपोर्ट है सार्वजनिक व्यवस्था और न्याय शक्ति। छठी रिपोर्ट है स्थानीय शासन। जो सातवीं रिपोर्ट है क्षमता निर्माण की बात की गई थी, क्षमता निर्माण, चाहे भी हमारे प्रशासक हो, हर तरह की क्षमता निर्माण। आठवीं रिपोर्ट आतंकवाद पे थी। नवीं रिपोर्ट सामाजिक पूंजी पे थी, जो भारत की जनशक्ति है उस पर थी। फिर प्रणालीगत सुधार पर जो रिपोर्ट थी उनकी संख्या 10 से लेकर 15 थी। कौन कौन सी है, जैसे कार्मिक प्रशासन 10वीं रिपोर्ट, 11वीं रिपोर्ट ई शासन से संबंधित, 12वीं रिपोर्ट जो थी नागरिक केंद्रित प्रशासन से संबंधित, 13वीं रिपोर्ट भारत सरकार का प्रशासनिक ढांचे से संबंधित थी, 14वीं जो रिपोर्ट थी वे वित्तीय प्रबंधन की मजबूती, और 15वीं जो रिपोर्ट थी वह राज्य व जिला प्रशासन से संबंधित थी। तो ये सेकंड एआरसी की रिपोर्ट थी। आप इनका उत्तर लिखते समय प्रयोग कर सकते हैं, और ये सेकंड एआरसी से संबंधित कीवर्ड थे, ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी जो क्लास थी ये फर्स्ट GS 5 की थी, जिसमें सभी हमने फैक्ट देखे और महत्वपूर्ण सूचकांक देखे, SDG और सेकंड आरसी की रिपोर्ट देखी। आप इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को काफ़ी बेहतर स्थिति में ला सकते हैं इनका प्रयोग करके। अगर आपने इन सभी का प्रयोग अपने एग्जाम में, अपने उत्तर में, जब आप अपना उत्तर लिखते हैं तो उसमें आप पहला होता है आपका हेडिंग, फिर सब हेडिंग को आप डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने के बाद आप उसको वो कहते हैं कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। उसके लिए हम करंट की उदाहरण, किसी कमेटी की रिपोर्ट, किसी सूचकांक, कोई डाटा वो दे सकते हैं, और इनका आप जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं एक ग्राफ के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। अगली हमारी क्लास छठे पेपर पे, फिर 1 से लेके 3 जो 4 पेपर है उनकी अलग अलग आएगी। फिर फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर पर लगभग 200 टॉपिक की क्लासें आपकी होंगी, जो मेंस के लिए 2025 के मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं।